अच्छा अच्छा, चलो भाई चलो, कोई बात नहीं, करने दो। हाँ, अगला टॉपिक देखो। अरे मेरी तरफ देखो, इसमें क्या देख रहे हो? मुझे देखो, मैं ही हूँ यहाँ, मैंने तो। ऊष्मागतिक प्रायिकता एवं एंट्रोपी में संबंध। अच्छा सुनो, जनरली इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? वो कहता है कि कोई भी जो निकाय होता है वो साम्यावस्था पाने के लिए, या अगर अपन ऐसे कहें कि किसी भी निकाय में जो परिवर्तन है वो तब तक होते रहते हैं जब तक निकाय कहाँ नहीं पहुंचे, साम्यावस्था में। कोई भी जो ऊष्मागतिक निकाय है, उस ऊष्मागतिक निकाय में परिवर्तन लगातार होते रहेंगे, कब तक? जब तक वो कहाँ नहीं पहुंचेगा, साम्यावस्था में नहीं पहुंचेगा। और साम्यावस्था का मतलब होता है कि वो कम प्रायिकता की अवस्था से अधिकतम प्रायिकता की अवस्था की ओर पहुंचे। साम्यावस्था का मीनिंग क्या है, या बोलने का मतलब क्या है? कि वो कम प्रायिक अवस्था से कहां पहुंचे, अधिकतम प्रायिक अवस्था की ओर। ये है साम्यावस्था का मतलब, ठीक। अच्छा, एक्चुअली अधिकतम प्रायिक अवस्था का मतलब है प्रोबेबिलिटी ज्यादा, जिस चीज की संभावना ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा, और पॉसिबिलिटी ज्यादा होने का मतलब एंट्रोपी भी ज्यादा। भाई अगर किसी चीज के मिलने की संभावना ज्यादा है, इसका मतलब अव्यवस्था का भी तो मामला ज्यादा होगा भाई। फिर वही बात, घर में पैसे ज्यादा होते हैं तो खर्चे भी ज्यादा होते हैं, नहीं होते? कम होते हैं तो अपन अपने अकॉर्डिंग खर्चे करते हैं भाई, लिमिट में करते हैं, और ज्यादा वो पैसा तो उड़ाते हैं। तो ये उड़ाने का मतलब एंट्रोपी तो अव्यवस्था ही तो है। इसका मतलब अगर अधिकतम प्रायिक अवस्था है, उस अधिकतम प्रायिक अवस्था का मतलब है कि उस अवस्था में एंट्रोपी क्या होगी, अधिकतम। इसका मतलब कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग यह है कि ये जो एंट्रोपी होती है ये ऊष्मागतिक प्रायिकता का फलन होती है, सिंपल सी बात। मतलब ओमेगा ऊष्मागतिक प्रायिकता है, वही अधिकतम प्रायिकता है। कल भी हमने कहा था कि ऊष्मागतिक प्रायिकता का मतलब स्थूल अवस्थाओं के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, और वो भी संख्या कैसी, अधिकतम संख्या। अगर सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या अधिकतम है, मींस कणों के जाने, या अगर अपन कहें कि पार्टिकल्स के भरने का जो क्रम है वो अधिक है, अपने पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कि भाई अपन बहुत सारे पार्टिकल्स को अलग अलग जगह क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कला कोष्ठकाओं की संख्या ज्यादा है हमारे पास, इसका मतलब तो अव्यवस्था भी तो ज्यादा है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी मतलब किसी निकाय की अव्यवस्था का जो माप है वो किसका फंक्शन होगा, ऊष्मागतिक प्रायिकता का फंक्शन होगा, ठीक है। एस इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या है हमारे पास, ऊष्मागतिक प्रायिकता। इसको अपन एक इक्वेशन दे देते हैं कि हमारे पास जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, ऊष्मागतिक प्रायिकता का फलन होती है, ठीक है। आओ जरा, यदि दो भिन्न भिन्न निकाय की एंट्रोपी S1 तथा S2 हो, हमारे पास दो अलग अलग निकाय हैं और उनकी एंट्रोपी क्या है, S1 और S2। तो S1 इज द फंक्शन ऑफ W1 और S2 इज द फंक्शन ऑफ। अब इन दोनों निकाय से मिला के अपन क्या करते हैं, एक संयुक्त निकाय बना लेते हैं, ठीक है। चलो, अतः संयुक्त निकाय की एंट्रोपी, संयुक्त निकाय की एंट्रोपी क्या होगी, S1 प्लस, और ये वैल्यू हो जाएगी F ओमेगा 1 प्लस F ओमेगा 2। काम चल जाएगा। चलो, अब जरा देखो S का वैल्यू, अच्छा S का एक वैल्यू हमारे पास F ओमेगा भी है, ये भी तो यही तो, ये भी तो कोई निकाय है। अगर मान लो अपन ने दो अलग अलग निकायों से एक निकाय बनाया है, अपन ने क्या किया है,
दो अलग अलग निकाय थे, उनसे एक निकाय बनाया, यही तो काम कर रहे थे अपन। और वो निकाय कौन सा है, ये रहा S इक्वल टू एफ ओमेगा, जिसको अपन ने संयुक्त निकाय बोला। इसका मतलब अगर मैं ऐसे कहूं कि इसकी जो एंट्रोपी है, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, अतः संयुक्त निकाय के लिए ऊष्मागतिक प्रायिकता ओमेगा का जो वैल्यू है, देखो जनरली जो प्रायिकताएं होती है ना, प्रायिकताएं कभी जुड़ती नहीं है। अगर टोटल प्रायिकताएं निकालने की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटीज को जोड़ते नहीं है, प्रोबेबिलिटीज को इनटू करते हैं हमेशा। प्रोबेबिलिटी प्रायिकताओं का गुणन होता है। अगर कुल, जैसे आपके पास 10 स्थितियां हैं, आपने 10 स्थितियों की अलग अलग प्रायिकता निकाल ली और आपको चाहिए अब कुल प्रायिकता, तो वो जुड़ेगी नहीं, उसका क्या होगा, आपस में गुणा होगा। तो अगर मान लो ये तो क्या थी, S1 एंट्रोपी के लिए किसी निकाय की प्रोबेबिलिटी थी, ऊष्मागतिक प्रायिकता थी, है तो प्रायिकता ही है, तो प्रोबेबिलिटी। और ये S2 वाले पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी है, ये S1 वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी, ये S2 वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी। अपन ने क्या किया, संयुक्त निकाय निकाला तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, W1 W2। ये फंक्शन इस तरीके का आता है, दोनों चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन। यहां तो अपन के पास लिखा है f ओमेगा 1 प्लस f ओमेगा 2, ये वैल्यू ओमेगा 1 ओमेगा 2 है। इसका मतलब इस पर जो फंक्शन अप्लाई हुआ है वो इस तरीके का कोई फंक्शन है जिसने इन दोनों चीजों को प्लस कर दिया है। अगर हम लोग इस वाले पर कोई फंक्शन लगाएं, यही तो है ओमेगा 1 ओमेगा 2, अरे यार s का वैल्यू क्या है, f ओमेगा ही तो है, इसका वैल्यू क्या है, एस एफ ओमेगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन आपने ओमेगा पे अप्लाई किया है, ऐसे लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है भाई, आप ऐसे लिख रहे हो, जरा मेरा समझाने का मतलब समझो आप। S इक्वल टू एफ ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू है ओमेगा 1 ओमेगा 2, प्रायिकताएं हमेशा इनटू होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। और हम एक कंडीशन ये है मेरे पास, एक स्थिति ये है, इसका मतलब कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू एफ ओमेगा 1 प्लस एफ ओमेगा 2 है, नहीं लग रहा। एक तो एस का वैल्यू ये रहा और एक एस का वैल्यू ये रहा, ये कब पॉसिबल है, जब ये फंक्शन लॉग का फंक्शन हो। नहीं समझे बात, अगर मैं ऐसे लगा दूं लॉग ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, मतलब क्या रहेगा, लॉग ओमेगा 1 प्लस लॉग ओमेगा 2, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये दोनों समीकरण तब संतुष्ट हो सकते हैं जब ये जो फंक्शन आप लोग यूज कर रहे हो फंक्शन का ही का फंक्शन हो, लॉग का फंक्शन हो। यह स्थिति तब संभव है जब f क्या हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, लघुगणकीय फलन हो। ठीक, काम चलेगा ये बात से। इसका मतलब मेरे पास जो कंडीशन आई वो ये आ गई, f ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू f ऑफ ओमेगा 1 प्लस f ऑफ ओमेगा 2। अच्छा, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक अलग निकाय की स्थिति है, एक दूसरे निकाय की स्थिति है, मतलब दोनों आपस में स्वतंत्र भी हैं। ओमेगा 1 ओमेगा 2 से रिलेट नहीं है, मेरी बात समझो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 से रिलेट नहीं है। जैसे मान लो एक बार की हमें ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में अवकलन करना पड़े तो इसी का अवकलन करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, समझे बात को, ये है। ठीक है, जरा देखो एक बार की ये बात, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो भाई जरा, दोबारा बताना, 1 मिनट रुको, दोबारा। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि साम्यावस्था का मीनिंग क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट का मीनिंग है लो प्रोबेबिलिटी से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की तरफ मूवमेंट करना। और जब संभावना ज्यादा है, प्रायिकता ज्यादा है, तो इसका मीनिंग ये है कि उस स्थिति में एंट्रोपी ज्यादा है। भाई अगर आपके पास संभावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी तो इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब ये होगा कि एंट्रोपी भी ज्यादा होगी, बस यही लिखा है। अगर अधिक भाई प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब, जैसे अगर मैं ऐसे कहूँ, आप तो ऐसे कह रहे थे अपन Ni/n, ये वैल्यू ज्यादा हो, ये प्रोबेबिलिटी आ रही है, ये वैल्यू ज्यादा हो, ये कब पॉसिबल है? ये ज्यादा हो, उस स्थिति में कणों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। और कई स्थिति में कणों की संख्या ज्यादा हो तो अव्यवस्था तो बढ़ेगी। घर में एक आदमी हो तो काई की अव्यवस्था बढ़ेगी, घर में 50 हो तो अव्यवस्था नहीं बढ़ती? बढ़ती है यार, तो सिंपल सी बात। चलो बताओ भाई, बात समझ आई या नहीं आई? आ गया? चलो आगे बात करें। ये कौन कौन है? अंतेश, अन्नू, दीपक, धीरज, और तो मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा। सोनल, ये कौन कौन है? जगपाल। हाँ चलो अब जरा सुनो आगे की बात। हाँ बिल्कुल। हाँ एफ, ये फंक्शन आ गया मेरे पास। जरा मैं इसी फंक्शन का, इसको अपन अब वही काम कर रहे हैं, मैंने अभी बताया ना कि जैसे भाई इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग हैं। तो एक बार की मैं अगर इसको ओमेगा 2 को कांस्टेंट मान लूं, ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देता हूं। आ जाओ ऐसा करेंगे, डेल एफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन, इसको आप लोग ऐसे लिखते हो ना, डी ओवर डी एक्स, इसी तरीके से तो टर्म लिखते हो आप लोग। चलो इसको ऐसे लिखो तो ये ज्यादा ठीक है। डेल एफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 1, और ओमेगा 2 को क्या कर देते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब एक का तो फंक्शन हो जाएगा डेल एफ डेल ओमेगा 1, ये तो होएगा ही होएगा, और इस वाले का 0 हो जाएगा। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अपन एक और काम करते हैं, अपन इस पूरे पार्ट में ओमेगा 2 से भाग दे देते हैं, इधर भी भाग दे देते हैं, इधर भी भाग दे देते हैं। तो लिखने का तरीका ये हो जाएगा मेरे पास, डेल एफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। क्या दिक्कत है? इट्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 2 डेल एफ ओमेगा 1 अपॉन डेल ओमेगा 1। ये कहता है ये वाला पार्ट की ओमेगा 2 कांस्टेंट है, यही तो बात है। ओमेगा 2 क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो इसको डेल के भीतर भी ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? भाई अगर कांस्टेंट टर्म है तो भीतर भी चली जाएगी, क्या दिक्कत है? या डेल एफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 2 डेल एफ ओमेगा 1 अपॉन डेल ओमेगा 1। ठीक है, चलो ऐसे ही अपन अगर ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में करें तो भी एक फंक्शन निकाल सकते हैं, एवं या ऐसे कहे इसी प्रकार, यही पूरी प्रोसेस। ओमेगा 1 को तो कांस्टेंट मानो, ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में कर लो। देखो डेल एफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन, ये टर्म तो ऐसे ही आएगी, इधर क्या चेंज करना पड़ेगा? 1 अपॉन ओमेगा 1 डेल एफ ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 2। ठीक है सर जी, हो गया दोनों का कार्यक्रम। चलो इसको एक बोल दो, इसको दो बोल देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। एक और दो से अगर अपन बात करें, एलएचएस दोनों के इक्वल हैं, इसका मतलब आरएचएस भी इक्वल रहे होंगे कहीं ना कहीं। 1 अपॉन ओमेगा 2 डेल एफ ओमेगा 1 अपॉन डेल ओमेगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 1 डेल एफ ओमेगा 2 अपॉन
डेल ओमेगा 2, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, क्या आ जाएगा? ओमेगा 1 डेल एफ ओमेगा 1 अपॉन इक्वल टू ओमेगा 2 डेल एफ। आपको कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये पूरा की पूरा फंक्शन तो ओमेगा 1 का फंक्शन है और ये पूरा की पूरा फंक्शन, और दोनों बराबर हैं? इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं किसी टर्म के बराबर तो रहे होंगे। जैसे अपन ऐसे पढ़ते हैं कई बार कोई फंक्शन, जैसे अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा, जैसे कोई आपके पास कोई टर्म हो अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा, अनंत स्पर्शी का समीकरण होता है ये एसिम्प्टोट्स का। पिछले साल ऑप्टिक्स में पढ़ा था हमने इसको, अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा। अपन ने वहां कैसे किया था? अपन ने कहा सर जी ये y इक्वल टू अल्फा लिख लो एक बार की, y इक्वल टू, इसका मतलब ये दोनों की दोनों फंक्शन किसी एक फंक्शन के साथ इक्वल हैं। अगर इनमें इसको भी कोई वैल्यू मान लूं, इसको भी कोई वैल्यू मान लूं और दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को एक वैल्यू जिसको अपन k कहते हैं, k के बराबर मान लेते हैं और कह देते हैं k क्या है? कोई कांस्टेंट टर्म है। ओमेगा 1 इक्वल टू डेल एफ ओमेगा 1 अपॉन डेल ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल टू डेल एफ ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 2, और ये इक्वल है किसी वैल्यू के k के। इसका मतलब मेरे पास दो इंडिपेंडेंट फंक्शन हो गए, एक तो हो गया ओमेगा 1 डेल एफ ओमेगा 1 अपॉन डेल ओमेगा 1 और एक हो गया ओमेगा 2 डेल एफ ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 2, और ये दोनों किसके इक्वल हो गए? k के इक्वल हो गए। ठीक है, चलो देखो जरा एक बार की। अब मान लो अपन किसी कॉमन फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं, जैसे अपने पास फंक्शन है s इक्वल टू एफ ओमेगा, अगर उसके लिए इसको लिखना चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते, डेल एफ ओमेगा अपॉन डेल ओमेगा, ये भी तो k के इक्वल होगा। ये भी तो भाई अगर किसी कॉमन फंक्शन के बारे में बात करें, ये तो 1 2 3 4 ऐसे कई सारे फंक्शन हैं, अगर सामान्य रूप से किसी एक ही फंक्शन के बारे में बात करें, जैसे कि कह रही है ना, ओमेगा डेल एफ ओमेगा अपॉन डेल ओमेगा लिख लें तो काम चल जाएगा अपना। आओ जरा, अतः वो कौन सा देश है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा देश किसी जल्दी से उत्तर दीजिए ओमेगा, या अगर ऐसे लिखें किसी एक फलन के लिए, कॉमन फलन मान लेते हैं, उसके लिए अगर इसको लिखना चाहें तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ओमेगा डेल एफ ओमेगा अपॉन डेल ओमेगा इज इक्वल टू के। डेल एफ ओमेगा अपॉन डेल ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर ओमेगा। इंडोनेशिया चल रहा है सब पकड़, म्यांमार में चल रहा है। चलो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो है आपके इंडोनेशिया अपॉन ओमेगा डेल ओमेगा। समस्या है जी के चल रही है सर। अब सुनो, समाकलन कर लें। समाकलन करो तो क्या आएगा? एफ ओमेगा इज इक्वल टू प्लस सी। ये क्या होता था? एफ ओमेगा, एस इक्वल टू एफ ओमेगा लिखा था हमने, बोला था ना। एस इक्वल टू क्या था स्टार्टिंग में? हमने कहा था एंट्रोपी ऊष्मागतिक प्रायिकता का फलन होती है। एस इक्वल टू के लॉग ओमेगा प्लस परम ताप की स्थिति में, जब परम ताप के बारे में बात करते हैं, एट, या अगर ऐसे कहें परम ताप की स्थिति में C 0 होता है, और अगर C 0 है तो इसका मतलब S इक्वल टू क्या आ जाएगा? के लॉग ओमेगा। और ये जो कोई फंक्शन अपन मानते हैं, इसका जो वैल्यू आता है वो वोल्टेज मान कांस्टेंट के इक्वल आता है, इसलिए हमने पास फंक्शन आ गया S इक्वल टू के लॉग ओमेगा। ये ऊष्मागतिक प्रायिकता और एंट्रोपी में क्या होता है? एक्चुअली परमताप जिस चीज को अपन कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की तरफ जब हम मूव करते हैं,
उस स्थिति में जो अनिश्चितता है, क्योंकि अभी अपन जब ऊष्मागतिकी का थर्ड लॉ पढ़ेंगे ना, तो वहां एक वर्ड आएगा अपने पास कि जहां परम शून्य ताप होता है वहां एंट्रोपी की शून्यता की स्थिति होती है। मींस एंट्रोपी, देखो एक्चुअली होता क्या है इस पूरी कंडीशन में जहां अपन सी को जीरो मानते हैं, इसका मतलब यह है कि जो समाकलन नियतांक जिस वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं वो जीरो है। ओमेगा जो ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है वो भी जीरो की तरफ मूव करती है, क्योंकि सारी की सारी ऊष्मागतिक प्रायिकताएं कहां मूव कर जाती हैं, जीरो की तरफ चली जाती हैं। वो निरपेक्ष एंट्रोपी होती है, वहां अपन इसको यूज करते हैं। तब लिखते हैं कि परम ताप की स्थिति में जो समाकलन नियतांक, ये अनिश्चित समाकलन के लिए तो आ रही है ये स्थिति, ये जीरो हो जाता है, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो ये ऊष्मागतिक प्रायिकता और एंट्रोपी में रिलेशन संबंध होता है। ठीक है, आगे की बातें अपन कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। ओके, चलो।